मोनी स्टूडेंट 2022 का एस्टेट का पेपर का हमने कल एक क्वेश्चन उसका कंप्लीट विवरण हमने पूरा करवा दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन आज हम करवाने जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन जो लेवल 3 का है उसमें आया हुआ है कि एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु 12 है। यानी कि 15 वर्ष का बालक है, उसका हमने बुद्धि लब्धि निकालना है जब उसकी मानसिक आयु दे रखी है 12 दे रखी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का MA/CA मल्टीप्लाई में 100। और ये किसने दिया, क्या क्या इस फॉर्मूले में चेंज आया, सबसे पहले बात किसने करी, ये सारी बात हम विवरण के साथ करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में इसमें कुछ ही पूछ सकते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, उसमें चेंज किसने दिया, सबसे पहले प्रश्न पड़ता है किसके दिमाग में आया। ये सारी बातें हम एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा विवरण कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए जानते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था कि भी 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु 12 है। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालने का फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई में 100। यानी कि मानसिक आयु बाय में क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई में 100। तो 12 साल उसकी MA दे रखी है मानसिक आयु, और CA क्या है उसकी 15 है मल्टीप्लाई में 100। तो आप इसको कैंसिल करोगे, जैसे पहले इसने 5 पे कैंसिल कर रखा है, और 3 4 जा 12 और 4 20 जा 80, यानी कि 80 वर्ष उसकी बुद्धि लब्धि निकल जाती है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन CTET में STAT में बहुत बारी पूछा गया है। कई बार MA/CA दे रखा होता है, बुद्धि लब्धि निकालनी होती है। कई बार बुद्धि लब्धि दे रखी होती है, तो MA और CA में से कुछ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आइए अब इसके बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता क्या है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, बुद्धि लब्धि जो है उसको इंग्लिश में बोला जाएगा इंटेलिजेंट कोशेंट। क्या बोला जाएगा? इंटेलिजेंट कोशेंट। बुद्धि का जो आयु का पैमाना है, आयु को मापने का पैमाना है, कोई निरपेक्ष मान न होकर कैसा मान है? सापेक्ष मान है। यानी कि क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाता है कि बुद्धि की आयु को जो मापन करने का पैमाना है वो निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? तो कैसा है? सापेक्ष मान है। मानसिक आयु की समानता से बुद्धि के संबंध में भी अगर हम बच्चे की मानसिक आयु जाने तो उसकी सहायता से हम कोई निर्णय लेने के लिए उसकी वास्तविक आयु की भी जानकारी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी बच्चे की हमें बुद्धि भी निकालनी है तो हमें मानसिक आयु के साथ साथ उसकी वास्तविक आयु भी पता होनी चाहिए। यानी मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु का पता होना चाहिए। साथ ही इस आधार पर बुद्धि का मापन और सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। इस परेशानी को दूर करने के लिए बुद्धि के मापन की निरपेक्ष मान, देखो पहले उसने कह रखा है निरपेक्ष मान न होकर कैसा मान था? सापेक्ष था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए कि वे मानसिक आयु का पता होना चाहिए और वास्तविक आयु का पता होना चाहिए। तो इसको निरपेक्ष निकालने के लिए 1912 में स्टर्न महोदय ने बुद्धि लब्धि का, बढ़िया है ना, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया। देखो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें शब्दों का ही खेल होता है। देखो बुद्धि लब्धि दिया हुआ है और उसका प्रत्यय यानी कंसेप्ट के बारे में सिर्फ बताया, तो वो स्टर्न महोदय ने बताया 1912 में। और बुद्धि लब्धि व्यक्ति अथवा बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होती है। ये किसने बताया? सिर्फ स्टर्न ने बताया, 1912 में बताया। ये कंसेप्ट दिया कि भी बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बच्चे की मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु का रेशो ही क्या कहलाएगा? आपका बुद्धि लब्धि कहलाएगा। देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि बुद्धि का जो आयु है उस पैमाने को मापने के लिए कोई निरपेक्ष मान ना था। कैसा मान था? सापेक्ष था। पहले बात चल रही थी कि भी बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए हमारे पास मानसिक आयु भी होनी चाहिए और वास्तविक आयु होनी चाहिए। लेकिन इससे बचने के लिए फिर एक निरपेक्ष माप दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? 1912 में स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया। और क्या दिया गया? कंसेप्ट दिया गया। यानी कि जब भी वह बुद्धि लब्धि के प्रत्यय की बात करता है तो 1912 में स्टर्न महोदय ने, और जब भी ये बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि के बारे में बात सबसे पहले किसने करी, तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु
इंटेलिजेंट क्वोशेंट का फॉर्मूला 1912 में स्टर्नमोदिया के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट प्रत्यय 1912 स्टर्नमोदिया MA/CA क्या निकलेगा इससे? इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अब आगे देखते हैं। इस मापन सूत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि प्राप्त IQ का मान पूर्णांकों में प्राप्त न होकर दशमलव में मिलता है। जैसे अगर हम MA/CA निकालते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो पूरा कंप्लीट नंबर ना आके फ्रैक्शंस के अंदर आता है, जिसको कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना और समझाना दोनों ही फिर मुश्किल पड़ जाते हैं। कि भाई मान लिया किसी का 80.9 आ गया तो उसको 80 बोलेंगे कि 81 बोलेंगे, फिर ये कंसेप्ट उड़ जाता है कि भी ये तो हमारा पॉइंटों के अंदर आता है, हम उसको 81 कहे कि 80 कहे। तो इससे बचने के लिए फिर आगे क्या सुधार होगा स्टूडेंट्स, आइए वो जानते हैं। स्टूडेंट्स, दशमलव प्रणाली से बचने के लिए, क्योंकि यह किसी सामान्य व्यक्ति को समझाना और खुद समझना दोनों ही मुश्किल थे, इस कठिनाई को दूर करने के लिए फिर टर्मन ने 1916 में स्टर्नमोदिया वाले फॉर्मूले को संशोधित करके एक नया सूत्र प्राप्त किया कि बुद्धि लब्धि जो है वो MA/CA मल्टीप्लाई में 100 और लगा देते हैं, जिससे आपका जो दशमलव का चक्कर है वो खत्म ही हो जाएगा। तो स्टर्नमोदिया के बाद टर्मन ने याद करना है कि भी MA/CA 1912 में दिया स्टर्नमोदिया ने, लेकिन 1916 में उसको संशोधन कर दिया। किसने? टर्मन ने कर दिया। MA/CA मल्टीप्लाई में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। क्यों लगा दिया? दशमलव से बचने के लिए। इस रूप में बुद्धि का मापन बहुत अधिक सरल हो गया और बोधगम्य भी हो गया, समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस बालक और व्यक्ति की मानसिक आयु वास्तविक आयु दोनों के बराबर होती है, देखो क्वेश्चन याद करने का है कि मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर हो जाती है तो उस व्यक्ति और बालक की आयु का मान क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। बिल्कुल सही है। देखो जब MA/CA इक्वल ही हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या बचेगी? आपकी 100 होगी, जिसका निहितार्थ है कि बालक का बौद्धिक स्तर औसत अथवा सामान्य है। यानी जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 100 आ जाती है उसको हम औसत या क्या कहेंगे? सामान्य कहेंगे। ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि जब MA और CA आपस में इक्वल होगा तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी बच्चे की बुद्धि लब्धि 100 होगी और 100 वाले बच्चे को क्या बोलेंगे हम? औसत या सामान्य। यदि IQ का मान 100 से ऊपर आ जाता है तो व्यक्ति जो है उसका बौद्धिक स्तर कैसा माना जाएगा? उच्च माना जाएगा। देखो 100 वाले को सामान्य बोल रहे हैं हम, 100 से उच्च वाले को फिर हम उच्च बोल रहे हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि भी क्या होगी? उच्च होगी। और यदि IQ का मान 100 से कम होगा तो बच्चा फिर कौन सा होगा? निम्न बुद्धि का होगा। कैसा होगा? निम्न बुद्धि का होगा। यानी टर्मन महोदय ने 1916 में जो दशमलव से बचने के लिए संशोधित किया था उसमें फिर आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कि अगर बच्चे का MA और CA इक्वल हो जाता है तो वहाँ उसकी इंटेलिजेंट क्वोशेंट कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 100 आएगी। और 100 आने से उसको हम सामान्य बोलेंगे या क्या बोलेंगे? औसत बोलेंगे। और यदि IQ लेवल 100 से ऊपर आ जाता है फिर हमको उच्च बुद्धि का बोलेंगे कि बच्चा तो गिफ्टेड है। और अगर 100 से कम आएगा फिर उसको हम निम्न बुद्धि का बोलेंगे स्टूडेंट्स। फिर इससे आगे भी सुधार हुआ। सुविधा की दृष्टि से टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का प्रयोग करके जो सांख्यिकी की विधा थी कि सामान्य संभावना वक्र यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का प्रयोग करते हुए बुद्धि लब्धि की एक तालिका का निर्माण कर दिया। यानी कि जैसे आपने फॉर्मूला बताया फिर उसमें उनके साथ बिने भी मिल गए और 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का प्रयोग किया। किसका किया? स्टैनफोर्ड बिने। अगर क्वेश्चन देखो वर्डिंग में आता है कि स्टैनफोर्ड बिने के परीक्षण के द्वारा टर्मन महोदय ने 1916 में संशोधित रूप दिया कि उसने सारी वैल्यूज को एक सारणी के रूप में परिभाषित कर दिया है। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धि के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट आता बिने के दिमाग में 1905 में, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर स्टर्नमोदिया ने कब आया? 1912 में। उन्होंने सिर्फ MA/CA के बारे में बताया। इसमें चक्कर ये था कि दशमलव प्रणाली में आंसर आता था, फिर उसमें संशोधित कर दिया। किसने? टर्मन ने। मल्टीप्लाई में 100 कर दिया 1916 में।
और उसके सुधार करने के लिए एक सारणी दी टर्मन ने, किसकी हेल्प से दी? स्टैनफोर्ड बिने की। कब दी? 1916 में। आइए उस सारणी के बारे में जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट, टर्मन के अनुसार बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों को इन श्रेणियों में बांटा गया है। हम नीचे से शुरू करते हैं। अगर हमारा 0 से 25 यानी 25 से कम, ऑप्शंस में बहुत सारे कई बार ये पूछते हैं भी 25 से ज़्यादा, 25 से कम या 25 पर, तो याद रखना है 0 और 25 से कम आपका जड़ आएगा। जड़ के बाद मूड 25 से 50 यानी कि 50 से कम, उसके बाद 51 से 60 आपका मूर्ख हो जाएगा। फिर एक बढ़ाएंगे 61 से 70 अल्प है, उसके बाद फिर 80 तक मंदबुद्धि, फिर उसके बाद 90 तक निम्न। देखो 90 से कम की बात हो रही है तो निम्न बुद्धि का ही होगा या औसत से नीचे होगा। और फिर 90 से 110 की बात करी 91 से, तो क्या होगा? फिर वो सामान्य होगा। और अगर 111 से 120 आ जाता है तो उच्च बुद्धि का होगा। और अगर उससे फिर 10 बढ़ेगा तो उच्च से अति उच्च लगा देंगे, और अति उच्च से प्रखर, और प्रखर से 141 या उससे ऊपर आपका आ जाएगा मेधावी बच्चा। तो आपको बिल्कुल आसानी से याद करना है कि भी 25 से कम जड़ आ जाएगा, फिर 25 से 50 आपका मूड, जड़ मूड मूर्ख, ऐसे याद करना, जड़ मूड मूर्ख, 25 से कम जड़, 25 से 50 मूड, और 51 से 60 मूर्ख। फिर एक बढ़ेगा 61 से 70 अल्प, फिर एक बढ़ेगा 71 से 80 मंदबुद्धि, फिर एक बढ़ेगा 81 से 90 निम्न, और निम्न के बाद फिर एक बढ़ेगा। ऑप्शंस को ध्यान से रहना है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने 90 से 110 माना हुआ, टर्मन महोदय 90 की बजाय क्या माना हुआ है? 91। रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं। देखो 90 से 110 होता है हमारा सामान्य एवरेज, लेकिन यहाँ पर 91 है, किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। तो 91 से 110 क्या हो जाएगा आपका? सामान्य। फिर एक बढ़ेगा 111 से 120 उच्च बुद्धि का, फिर एक बढ़ेगा 121 से 130 यानी अल्प बुद्धि का, फिर अल्प से आगे प्रखर यानी कि वेरी सुपीरियर, एक बढ़ने से 131, फिर एक बढ़ने से 141 या उससे ऊपर क्या आएगा आपका? जीनियस यानी कि मेधावी बच्चे। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारणी है ये आपको इस बात के बारे में बताना चाह रही हैं कि जैसे जैसे बुद्धि उपलब्धि का IQ का स्तर बढ़ेगा तो व्यक्ति की बुद्धि का स्तर भी बढ़ेगा। तो इससे यह तथ्य निकल कर आता है कि बौद्धिक क्षमता और व्यक्ति के बुद्धि का स्तर एक सरलतम बुद्धि उपलब्धि का स्तर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि के मापन के आधार पर ही इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले तो वैसे बुद्धि के बारे में सबसे पहले फ्रांसीसी गाल्टन थे, फ्रांसीसी गाल्टन, जिन्होंने 1885 में इनके बारे में बताया था। कब? 1885 में। फिर सही तरह से बुद्धि का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था 1885 के बाद 1905 में, किसके द्वारा? बिने के द्वारा। और फिर बिने वाले में बुद्धि लब्धि वर्ड जोड़ दिया, यानी बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया 1912 में स्टर्न महोदय ने। 1885 में गाल्टन, 1905 में बिने, और उसके बाद 1912 में स्टर्न महोदय ने बुद्धि लब्धि। लेकिन स्टर्न वाले बुद्धि लब्धि में क्या था? MA/CA सिर्फ, और आंसर किस में आता था? दशमलव में। तो उससे बचने के लिए भी संशोधन कर दिया 1916 में टर्मन महोदय ने। उन्होंने क्या लगा दिया? 100। उन्होंने बता दिया कि भी MA/CA इक्वल होने से इसकी 100 आएगी, वो आपका सामान्य होगा। 100 से ऊपर आएगी फिर हो जाएगा, 100 से कम आएगा तो निम्न बुद्धि का हो जाएगा। फिर उसी में सुधार पैदा कर दिया 1916 में टर्मन महोदय ने, किसके साथ? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किया। तो उन्होंने अपनी एक टेबल दे दी कि इस टेबल के अकॉर्डिंग ही बच्चे की IQ लेवल को हम पहचान सकते हैं, और वो मैंने आपको भी करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार सेट होता ही होता है। तो यहाँ से आप कोई पेपर उठा के दे लेना, मेरे पास 22 के, 23 के, 21 के सब पेपर हैं, तो सब में क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन से बनता ही बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर स्टूडेंट्स।